माय डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 3 ला रहे हैं, हेनरी लॉ। यहाँ से हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा होगा, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हेनरी लॉ, देखते हैं। एक्चुअली अभी तक हमने देखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जैसे कि आपको पता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस की। जिस गैसेस का हम इजीली लिक्विफिकेशन कर सकते हैं वो गैसेस ज्यादा डिजोल्व होती हैं किसी भी पार्टिकुलर लिक्विड में, और जो गैसें परमानेंट गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये गैसें क्या होती हैं, कम डिजोल्व होती हैं। एक बात और हमने पढ़ लिया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पर, अगर कोई गैस किसी लिक्विड में सॉल्युबल है तो उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ही आप किसी भी या वाटर में, अगर वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है तो जैसे ही आप उसको गर्म करते हो तो क्या होने लगता है, बबल्स के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक स्पेशल लॉ के अंदर आता है, इसको बोलते हैं हेनरी लॉ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है और ऊपर एयर है। हमने यहाँ पिस्टन से क्या किया, प्रेशर लगाया। एक बात आपको याद रखना है कि एयर और ये सॉल्यूशन एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये गैसें इस लिक्विड में क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, लेकिन वहीं इस लिक्विड का अपर पार्ट वो क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है। तो मतलब डिसोल्यूशन इज इक्वल टू इवोपरेशन। तो ये दोनों क्या है, हम इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो जैसे ही आप प्रेशर अप्लाइड करोगे, जब आप इस पर प्रेशर अप्लाइड करोगे, क्योंकि गैसें क्या है, कंप्रेसिबल है, आप इजीली क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। तो जब इस पे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये गैसें क्या होंगी, इसमें डिजोल्व होंगी। क्यों, ये रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये रिएक्शन जब मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो मोर गैसेस आर डिजोल्व। तो एज द प्रेशर इंक्रीज द मास ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें हेनरी लॉ को, तो हम लिख सकते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, वेर m इज द मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी m इक्वल टू लिख सकते हैं k इंटू p, वेर k इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। यानी हम हेनरी लॉ को एक दूसरे स्टेटमेंट में हम डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। The solubility of gas is directly proportional to pressure। जैसे सब प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, गैस की इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक कंसीडर आपको करना है, सपोज कोई गैस में A B एंड C तीन तरह के कंपोनेंट हैं। सपोज इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, इतनी सारी गैसें हैं। तो अगर मुझे A का वैल्यू निकालना है कि A कितना उस पार्टिकुलर सब्सटेंस से या पार्टिकुलर लिक्विड में डिजोल्व हुआ, तो अब क्या करेंगे। तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सा यूज करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन। क्यों मोल फ्रैक्शन, जैसा कि मैं आपको बताया था कि अगर सपोज 2 या 3 कंपोनेंट है और किसी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में कैलकुलेशन करना है तो हम क्या यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो अगर हमें किसी पार्टिकुलर गैस किसी गिवन लिक्विड में कितना डिजोल्व हुआ, इसका हम कैलकुलेशन किससे करेंगे, मोल फ्रैक्शन से। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जेटा सपोज A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। अब यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे A B C प्रेशर तो हम तीनों पे लगा रहे हैं, लेकिन हमको सॉल्युबिलिटी किसकी चेक करनी है, A की। तो इस A का हमको क्या लिखना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। B का कंपोनेंट के लिए लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B। C के लिए हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C। तो यहाँ पे हमको ये पता करना है कि ये गैस इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना डिजोल्व हुआ एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू K डैश लिख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। अगर हम इस पार्शियल प्रेशर का कैलकुलेशन करें, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/K डैश इंटू जेटा A। इस 1/K डैश को हम लिखते हैं KH, हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म आ रहा है हेनरी लॉ का,
Pa इक्वल टू KH इंटू जेटा A। दिस इज द हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का इक्वेशन हमारा है Pa इक्वल टू KH इंटू जेटा A, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। यहाँ पे हम A और A जो है डिनोट कर रहा है गैसेस। अब ये बात करते हैं कि जो KH की वैल्यू है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में मिलेगा। तो KH किस पे डिपेंड करती है? तो KH डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस। अब जैसे यहाँ पे KH का वैल्यू ज्यादा होने पे, KH की वैल्यू अगर ज्यादा हो तो सोलिबिलिटी क्या होगी? सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। KH की वैल्यू ज्यादा होने पे सोलिबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब आपको ये भी पता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या रखना होगा? कम रखना होगा। यानी सोलिबिलिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो KH और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली होगा। यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद रखना है कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक। यहाँ से कभी कभी सीबीएसई एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। तो जितने भी हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक हैं, आप जैसे देखते होंगे पेप्सी है, कोको कोला है, थम्स अप है, दुनिया भर के ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक हैं, अवेलेबल है मार्केट में। तो आप जैसे ही उसको चेक करते हो, आप उसको ढक्कन खोलते हो तो उसमें से जो गैसें भरी हुई हैं वो क्या हो जाती हैं? रिलीज हो जाती हैं। वो गैसें भरी कैसे गई होंगी? उस गैसेस को क्या किया गया? हाई प्रेशर से प्रेस किया गया होगा। तो ये जो हेनरी लॉ है, यहाँ पे हेनरी लॉ ही काम करता है। जो गैसेस को हम भरते हैं वो क्या होता है? आप जैसे गैस को भर रहे हो तो प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो गैसें क्या हो जाती हैं? डिजॉल्व हो जाती हैं। अब एक बात और है, तो जो आपको ये पता चल गया है कि टेम्परेचर ज्यादा होने पे गैसें क्या होंगी? कम डिजॉल्व होंगी। और टेम्परेचर अगर कम है तो गैसें क्या होंगी? ज्यादा डिजॉल्व होंगी। तो जब कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो तो उसको ठंडा करके पीते हो। क्यों? ठंडा में टेम्परेचर कम है तो गैसें क्या होंगी? उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में ज्यादा डिजॉल्व होंगी। अब जब ज्यादा डिजॉल्व होंगी, जितना आप पिएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, कहेंगे वाह क्या मजा आ गया। तो ये चीज है। लेकिन अगर वही उसको आप गर्म करके पियो तो पीने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उसमें गैसेस क्या है? डिजॉल्व ही नहीं है। जो भी हम पीते हैं, जो हमें ऐसा फीलिंग होता है, वो कार्बोनेटेड CO3 इस आयन की वजह से ही होता है। तो अगर वो गैसेस डिजॉल्व ही नहीं होंगी तो फिर आपको पीने में मजा भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हेनरी लॉ पे। सेकंड बात करते हैं इन द डीप सी डाइविंग। यहाँ एक कभी सीबीएसई पिछले साल पूछा था, इन द डीप सी डाइविंग। अगर कोई भी जो क्या उसको हम बोलते हैं उसको स्कूबा डाइवर बोलते हैं। हाँ, तो इस जो स्कूबा डाइवर्स हैं सब सपोज सी में क्या करते हैं? छलांग मारते हैं। तो जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है? वाटर का बढ़ता जाता है। तो उस जो पार्टिकुलर वो सिलेंडर बांधे रहते हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस होती हैं। थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस होती हैं। तो जैसे जैसे वो स्कूबा डाइवर्स अंदर की ओर जाते हैं तो गैसेस का प्रेशर बनता जाता है। वाटर जो प्रेशर लगा रही है जो पार्टिकुलर सिलेंडर पे, वो बढ़ता जाता है। बढ़ने से क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा गैसेस क्या हो जाती हैं? डिजॉल्व होती हैं। तो ऑक्सीजन का कंजप्शन हम तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का कंजप्शन किसी काम में नहीं होता है। तो जैसे ही वो आदमी जब बाहर आता है तो नाइट्रोजन वो नर्व इंपल्स को बढ़ाने लगता है, वहां से निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जगह जगह पे ऐसे दाने, ऐसे बड़े बड़े मतलब दाने निकल जाते हैं। ऐसे नसें जो होती हैं, इंपल्स होती हैं, बाहर आ जाती हैं। तो ये चीज है। तो इस चीज को बचने के लिए नाइट्रोजन की एक्टिविटी को क्या करना होगा? कम करना होगा। तो हम क्या करते हैं? उसमें हीलियम मिक्स कर देते हैं। तो जब हीलियम मिक्स करते हैं तब वहां पे नाइट्रोजन उतना रिएक्टिव नहीं होता है। तो ये एक और एप्लीकेशन हमारा है इन डीप सी डाइविंग। बात करते हैं फंक्शन ऑफ लंग। जैसे आप सांस लिए तो जब आप लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है? वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जहां पे टिश्यू है, सेल्स हैं, वहां पे प्रेशर क्या है? कम है। तो वहां पे गैसें क्या हो जाती हैं? मूव कर जाती हैं।
तो ये हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो गैसेस क्या हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व हो रही हैं। जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या हो जाएंगी, सेल और टिश्यू की ओर माइग्रेट कर जाएंगी। एक और है पीपुल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे आदमी जब ऊपर चढ़ने लगता है तो जो एटमॉस्फेयर है यानी कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। जब ये गैसें कम होती हैं तो जैसे ऊपर आप जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन लेने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, इसको बोलते हैं एनेक्सिया। तो जैसे जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं वहां पे उनको ऐसा फीलिंग आता है कि सांसें क्या हो रही हैं, चल नहीं रही है, बहुत कम चल रहा, लंबा लंबा गहरा सांस लेना पड़ रहा है। तो ये भी क्या है कि हेनरी लॉ पे ही है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो हवा का, एयर का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग गैसेस क्या होंगी, कम डिजॉल्व होंगी। और जब कम डिजॉल्व होंगी तो फिर क्या होगा, यही तो है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या है, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। हम देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन और राउल्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राउल्ट्स लॉ से। तो राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर का क्या कंसेप्ट है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि एक लिक्विड है। अच्छा, ये पता है आपको कि अगर लिक्विड का ऊपर वाला कंटेनर अगर कुछ खाली है तो वहां पे गैसें होंगी। ये जो गैसें हैं वो इस पे क्या करती हैं, प्रेशर लगाती हैं। तो ये जो गैसें हैं इस लिक्विड पे जो प्रेशर लगाती हैं उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो प्रेशर लगा रही है गैसें और यहाँ इस लिक्विड पार्टिकल इस लिक्विड पे जो प्रेशर लगा रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर वो किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है कि अगर इस लिक्विड जो लिक्विड है इनके दो एटम के बीच या दो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो तो वीक होगा तो जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये गैसें क्या हो जाएंगी, वेपर में आ जाएंगी, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा है अगर हम इसको हीट कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये गैसें क्या हो जाएंगी, ये जो पार्टिकल्स हैं अलग हो जाएंगी और ये गैसें, ये लिक्विड जो है गैसेस में चेंज हो जाएगा और ये गैसें फिर वापस क्या करेंगी, वेपर प्रेशर यानी प्रेशर जनरेट करेंगी। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, इस लिक्विड और वेपर प्रेशर के बीच में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधा समझ में ये आया कि द प्रेशर exerted by vapor on given solution at a particular temperature in the condition of equilibrium is called vapor pressure। अब जो ये वेपर प्रेशर है यहाँ पे, अच्छा ये वेपर प्रेशर जो है अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन। आप समझिएगा थोड़ा सा, ये लिक्विड सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बन रहा है टोटल हमारा पूरा कंसेप्ट वेपर प्रेशर पे ही चलेगा। तो ये जो वेपर प्रेशर है, अब दो बातें हैं यहाँ पे। अगर हम एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएं कि एक पार्टिकुलर हमारा A है और एक दूसरा पार्टिकुलर हमने मिक्स कर दिया B, लेकिन दोनों क्या है, वोलाटाइल है। मतलब ये लिक्विड ये भी लिक्विड, ये दोनों क्या है, लिक्विड वोलाटाइल है। तो जब वोलाटाइल है, वोलाटाइल क्या है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कैसे वो किसमें चेंज हो जाएगी, गैसेस में चेंज होंगी। तो अगर ये दोनों वोलाटाइल हैं तो हाई अमाउंट में वेपर प्रेशर बनेगा अगर दोनों वोलाटाइल है तो। लेकिन अगर एक ऐसा कंडीशन हम बना रहे हैं कि हमने यहाँ पे रखा A, ये लिक्विड है, इसमें A और B दोनों लिक्विड हैं, लेकिन हमने यहाँ A लिक्विड रखा और ऊपर हमने B इंट्रोड्यूस किया जो क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड तो वोलाटाइल नहीं होगा, तो ये क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो इस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होगा और इस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, इसी का कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ। यानी राउल्ट्स लॉ किसका कैलकुलेशन करता है, वेपर प्रेशर का। तो दो कंडीशन है, फॉर वोलाटाइल सॉलिड और सेकंड क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड। वोलाटाइल में क्या है कि जब A और B दोनों लिक्विड हैं तब राउल्ट्स लॉ क्या होगा, वहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा। और दूसरा कंडीशन, जब एक सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, तो वहां पे राउल्ट्स लॉ हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो पहले हम समझते हैं, फर्स्ट हम लिक्विड सॉल्यूशन फॉर वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिए हमारा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉलिड। जैसे अब मान लिया कि एक हमारा ये बीकर आपको दिख रहा है, A और B दो लिक्विड हैं। अगर मुझे इसका टोटल वेपर प्रेशर निकालना हो तो हमको क्या करना होगा
ए का वेपर प्रेशर निकाल लें और बी का वेपर प्रेशर निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के अलग अलग कंपोनेंट के द्वारा कितना वेपर प्रेशर बन रहा है इसको हम अलग अलग कैलकुलेट करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। बहुत इजी है अगर आप समझ लेंगे तो हम सबसे पहले जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं तो वहां पे कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन। जैसा कि आपको फिर से मैं एक बार बता दूं, सपोज अगर कोई क्लास है उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं तो मुझे बॉय का कैलकुलेशन ओनली चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। गर्ल्स का चाहिए तो गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यही तो है मोल फ्रैक्शन, इसी को तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसीलिए हम ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो हम ए का कैलकुलेट करते हैं कि ए इस लिक्विड में कितना वेपर प्रेशर बना रहा है। तो लिख सकते हैं पीए थ्रू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब यहाँ पे पीए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये पी नॉट ए ये क्या है, ये इस कंडीशन को दिखा रहा है कि सपोज कोई आइडियल कंडीशन है जहां पे कोई और गैसेस है ही नहीं, ओनली एक है, तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए, मतलब प्योर। यहां पे एक चीज और मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर सपोज आप कंसिडर करिए कि इस लिक्विड में बी कंपोनेंट नहीं है, ओनली ए है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, टोटल किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। अगर केवल ए है तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा पी नॉट ए। तो पी नॉट ए किसको डिनोट कर रहा है कि कोई भी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, जहां पे कुछ भी मिक्स नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं पी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 1। यही अगर बी कंपोनेंट के लिए बात करें तो क्या लिख सकते हैं, पीबी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, P इक्वल टू पी टी, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अब पी ए क्या है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ए, प्लस पीबी क्या है, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक बात आपको ये भी पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1, कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ए की वैल्यू निकाल दें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल दें तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो पी नॉट ए हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन बी, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू पी टी। इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ मोल फ्रैक्शन बी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं पी टी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, इसको बाद में लिख दे रहा हूं, तो लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दिस इज द राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड। इसको आप नोट कर लेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड, इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे मान लें कि जो हमारा ए कंपोनेंट है वो ज्यादा वेपराइज हो रहा है किससे, बी से। तो अगर ए ज्यादा वेपराइज होगा बी से तो इस पॉइंट को हम डिनोट करेंगे कि ए लिक्विड है, इस पॉइंट के लिए हम डिनोट करेंगे बी लिक्विड। तो यहाँ पे केवल ए है और यहाँ पे केवल बी है। तो अगर यहाँ पे केवल ए है तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए का 1 होगा, तो बी का क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे अगर केवल बी है तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा, तो बी का क्या, ए का क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पे सपोज ए ज्यादा वोलेटाइल है तो ए का मोल वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे वो सॉल्यूशन बनाएगा, सपोज दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ए का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, अब थोड़ा कम होगा। क्यों, क्योंकि अब ए प्योर था तो इतना बना, अब जैसे जैसे सॉल्यूशन बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा ना, तो ये वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इसे डिक्रीज हो रहा है। और इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे तो ए है ही नहीं, यहाँ पे तो ओनली बी है। इसी तरीके से
सपोज डी का वेपर प्रेशर क्या है, थोड़ा कम है, तो ए भी क्या है, इस पॉइंट पे आते आते क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ, ए। तो इस पॉइंट के लिए हम क्या लिख रहे हैं, इस पॉइंट के लिए ये हमारा है पीए का है, ये किसके लिए है, पीबी के लिए है। तो पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। तो ये हमारा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। आप इसको नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक्चुअली एग्जाम में नॉन वोलेटाइल के लिए ही पूछता है ज्यादा, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये हमारा एक लिक्विड है जो वोलेटाइल है, और इसके ऊपर नॉन वोलेटाइल हमने सॉलिड का क्या किया, मिक्स किया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए जितने भी हमारे वेपर प्रेशर से रिलेटेड कंसेप्ट होंगे सब क्लोज कंटेनर में होगा, अदरवाइज गैसेस क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी, तो इक्विलिब्रियम कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। तो ये थोड़ा याद रखना है। देखिए अगर ये वोलेटाइल होता तो ये दोनों वेपर बनाते, लेकिन अब ये वोलेटाइल नहीं है, सॉरी ये हाँ वोलेटाइल नहीं है, तो अब यहां से जो गैसेस वेपर बनेंगी तो ये इसको क्या करेगा, रोकेगा, वेपर कम बनने देगा। तो ये तो फिक्स है कि जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या बनेगा, थोड़ा कम बनेगा। अब ध्यान देते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर अगर कम बन रहा है इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से, तो इसके बीच में कैसा रिलेशन है। मान लेते हैं इसका मोल क्या है, N2, और ये मान लेते हैं N1 मोल है। तो लिक्विड का हमारा N1 मोल है और सॉलिड का क्या है, N2 मोल है। ठीक है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, A, और इसका मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं B। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम जान रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। B के केस में PV इक्वल टू P नॉट B इंटू जेटा D। बट इसका तो कोई वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं सॉलिड का, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। तो अब मल्टीप्लाई सब करोगे तो पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी टोटल जो वेपर प्रेशर होगा, P या P ही लिखें तो किसके वजह से होगा, पीए की वजह से, ओनली इसके वजह से होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू P नॉट A। अब A और B लिखने की यहाँ जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि अब एक ही की वजह से अगर वेपर प्रेशर बन रहा है तो यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे हम PS लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल सोल्यूशन या सोल्यूशन ऑफ प्रेशर। जो सोल्यूशन का कितना पार्शियल प्रेशर है उसको हम इसको PS से डिनोट कर रहे हैं। तो PS इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, PS अपॉन P नॉट इक्वल टू जेटा E। अब इस जेटा E को वैल्यू को क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, PS अपॉन P नॉट इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। क्यों ऐसा, ये क्या है, मोल है, ये मोल है। तो जेटा E इक्वल टू मोल फ्रैक्शन A इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये लिख देते हैं A, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर दोनों साइड में अगर हम 1 माइनस कर लें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PS अपॉन P नॉट माइनस 1 इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb माइनस 1। अब इसको सॉल्व अप करेंगे तो आएगा PS माइनस P नॉट अपॉन P नॉट इक्वल टू Na माइनस Nb माइनस इसमें दोनों साइड में हम 1 क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 1 माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू 1 माइनस Na अपॉन Na प्लस Nb। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा Na प्लस Nb माइनस Na अपॉन Na प्लस Nb, Na से Na कैंसिल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। यानी P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू, ये क्या है, Nb, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेटा D।
तो अब ध्यान देना है, ये जो हमारा रिलेशन है वो किसके लिए, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। यानी P नॉट माइनस PS को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई रिपीट, P नॉट माइनस PS को क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नॉट ए सॉल्वेंट। यानी हम राउल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of non-volatile solute. This is the expression for Raoult's law for non-volatile solute. आप इसको अच्छे से देख लें, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो P नॉट माइनस PS लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट इज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इस पार्ट में हम इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप इसको इतना रिवीजन करेंगे, समझेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे। थैंक यू।